क्लास 10 साइंस पेपर 2024 सीबीएसई बोर्ड। तो आइए देखते हैं आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर था वो कैसा था, मुश्किल था, आसान था या फिर ठीक ठाक था। तो पहले सेक्शन ए को हम सॉल्व करेंगे और फिर आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन पेपर में जो सेक्शन ए के क्वेश्चंस थे वो कैसे थे। तो सेक्शन ए के जो क्वेश्चंस थे वो 20 क्वेश्चंस थे और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन था, एक इलेक्ट्रिक आयन है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, करंट 5 एम्पियर है, हीट निकालना था। तो आप H इज इक्वल टू आई स्क्र आर टी ये वाला फॉर्मूला लगाते बहुत आसानी से इसका आंसर आया था। आई स्क्वायर आर टी 5 का स्क्वायर, आर की वैल्यू 20 और टी की वैल्यू 30, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 20 इंटू 30। यहाँ से सोल्व करके आपका आंसर जूल में आ जाएगा। तो ये बन जाएगा, देखिए 25 इंटू 20 500, 500 इंटू 3, सो 500 इंटू 3 यानी कि 30, तो ये हो जाएगा 15000 जूल, 15,000 जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि द एसिड प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक, हमारे स्टमक में कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है? HCl प्रोड्यूस होता है। तो इसका आंसर या तो ए होता है या फिर बी होता। और उसके बाद उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको क्या करना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया याद कीजिए, तो वो MgOH2 होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चंस अभी तक पूरे डायरेक्टली कह सकते हैं NCERT बेस्ड क्वेश्चंस थे। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में, जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द जाइगोट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो मेल गैमीट में 23 क्रोमोसोम होते हैं, आपको पता है। फीमेल गैमीट में भी 23 क्रोमोसोम होते हैं। उनको फ्यूज़ करने से जो सेल बनेगा यानी कि जाइगोट बनेगा, उसमें क्रोमोसोम्स होंगे 46। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। द पार्ट ऑफ सीड विच इज़ अ सोर्स ऑफ फूड ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड, जब सीड उग रहा होता है तो सीड का कौन सा पार्ट जो है वो सोर्स ऑफ फूड की तरह काम करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर मिलेगा आपको कोटिलिडन। और ये आपका जो 8th चैप्टर है पुरानी बुक में और नई बुक में शायद 7th चैप्टर होगा यानी कि रिप्रोडक्शन, उसमें जो सीड का आपको डायग्राम दिया हुआ है वहाँ पे लिखा हुआ है कोटिलिडन। जो सीड का डायग्राम है, कोटिलिडन के साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है फूड रिजर्व। तो इसलिए आपको थोड़े ध्यान से देख के जाने थे डायग्राम्स को भी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में एक रिएक्शन गिवन है जिंक और एसिटिक एसिड की। तो ये कौन सी रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट? तो इसका आंसर आएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि इसमें आपने देखा कि यहाँ का H निकल गया और इसकी जगह पे जिंक लग गया। तो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट ने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया उसकी जगह से, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो 4 सॉल्यूशंस नेमली ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इनको आपने 4 बीकर्स में भर दिया और कनेक्ट कर दिया एक के बाद एक इलेक्ट्रिक सर्किट में बल्ब के साथ। तो द सॉल्यूशंस विद विच द बल्ब विल ग्लो व्हेन करंट इज पास्ड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि इन दोनों में H+ आयंस बनेंगे और आयंस आपको पता है करंट पास करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 में पूछा गया था द मेटल्स विच आर फाउंड इन बोथ फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। हाँ, ये क्वेश्चन कह सकता हूँ है तो NCERT से, लेकिन पूरा डीपली आपने पढ़ा होता तो जाके आप इसका आंसर दे पाते। इसका आंसर था कॉपर एंड सिल्वर। 3rd चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें जहाँ पे आप एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स टॉपिक है उसका अगर पैराग्राफ पढ़ते हैं उसमें एक लाइन दी हुई है कि कॉपर और सिल्वर जो है दोनों कंबाइंड स्टेट और फ्री स्टेट में मिलते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। द पार्ट ऑफ फ्लावर विच अट्रैक्ट्स फॉर इंसेक्ट्स फॉर पोलिनेशन, तो इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं पोलिनेशन करने के लिए, तो उनको कौन अट्रैक्ट करता है? तो पेटल्स। इसका बुक में आंसर नहीं है, लेकिन आपका चैप्टर 8 है रिप्रोडक्शन, उसमें एक्टिविटी है, उसमें मेल और फीमेल जो पार्ट्स हैं फ्लावर के उसके फंक्शंस बताए हुए हैं, और बाकी के पार्ट्स एक्टिविटी में कहा गया है कि उसके काम आप ढूंढो, उसके काम क्या है वो आपको खुद से करना था। यानी कि एक्टिविटी अगर आप वो सॉल्व करते तो वहाँ से आपको इसका आंसर मिलता। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि ह्यूमन बींग्स में
जो डाइजेशन होता है तो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स फाइनली किस में कन्वर्ट होते हैं? तो प्रोटीन्स कन्वर्ट होते हैं अमीनो एसिड्स में। आंसर या तो ए या बी होना चाहिए था। ग्लूकोज कन्वर्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की कंप्लीट डाइजेशन के बाद, यानी कि आंसर या तो ए या बी। फैट्स कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका बनता है। ये तो एनसीईआरटी में डायरेक्टली है। क्वेश्चन नंबर 10 आप आसानी से कर सकते थे, बस आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए था। क्वेश्चन पूछा गया था कि बेंजीन जो है C6H6, इसका स्ट्रक्चर देखिए कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे H लगे होते हैं, तो आपको सिंगल और डबल बॉन्ड गिनने थे, इसमें कितने हैं? तो आप सिंगल बॉन्ड देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये नहीं है, 8 9, सिंगल बॉन्ड 9 है, डबल बॉन्ड ये 1 2 3, सिंगल बॉन्ड 9, सॉरी सिंगल बॉन्ड 9, डबल बॉन्ड 3, 9 3 इसका आंसर आया था, ऑप्शन बी। अ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन विच कॉजेज विल्टिंग ऑफ लीव्स, तो वो कौन सा है? एब्सिसिक एसिड है वो। तो आपको कुछ वेस्ट गिवन थे, पहचानने थे नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सा। देखिए, तो जो बॉल पॉइंट पेन रिफिल है वो प्लास्टिक का बना होता है, आपको पता, और प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है यहाँ से, यानी कि ऑप्शन 2 तो आएगा ही आएगा। तो ऑप्शन 2 देखिए यहाँ पे किस में है? ऑप्शन 2 सी में नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन 2 डी में भी नहीं, ये भी नहीं होगा, यानी कि आंसर या तो ए होना था या बी होना था। अब ए और बी में से कैसे पहचानेंगे आप? ए के साथ था फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि गार्डन वेस्ट, तो गार्डन वेस्ट तो बायोडिग्रेडेबल है, तो ए भी नहीं होता, बचा कौन सा? बी। यहाँ से आप कर लेते बहुत आसानी से, तो आंसर बी हो जाता है इसका। 13th क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, और इसमें कहा गया था कि ABCD में करंट पास किया गया है, तो XY पर क्या होगा? देखिए, AB ब्रांच में करंट ऐसे है, इसमें भी करंट ऐसे है, पैरेलल करंट होते हैं तो वो अट्रैक्ट करता है इसको, ये अपनी तरफ खींचेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा XY जो है मूव टुवर्ड्स द साइड ऑफ AB ऑफ द लूप, तो ये आ जाएगा इसका आंसर बी। 14th क्वेश्चन भी थोड़ा सा कह सकते हैं ट्रिकी था, क्योंकि बुक में आपके जो क्वेश्चंस थे थोड़े सिंपल टाइप के थे, ऐसे वाले क्वेश्चंस नहीं थे। चलिए फिर भी आप थोड़ा सा इसको पढ़ के जाते अच्छे से तो आराम से कर सकते थे। देखिए, इसमें था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ये आप निकाल लेते पहले, और वहाँ से स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो इसका देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा? ऊपर आ जाएगा स्पीड इन वाटर, v मतलब स्पीड, w मतलब वाटर, डिवाइड बाय v ऑफ ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2 और विद रिस्पेक्ट टू वाटर यानी कि 4/3। तो इधर जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, जो मैंने ये लिखा है, ये 3/2 अपॉन 4/3 बनेगा, और इसे आप और अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/2 और 4/3 क्या बन जाएगा? देखिए, 3/2 मल्टीप्लाई 3/4 यानी कि 9/8 इज इक्वल टू, तो ये पूरा हमारे पास 9/8 आ चुका है, इज इक्वल टू VW अपॉन VG। V का मतलब स्पीड, तो स्पीड इन ग्लास आपको गिवन है, ये वाली वैल्यू आपको गिवन है कितनी? 2 × 10⁸ आई थिंक। इसे आप यहाँ ले जाते तो ये बन जाता 18, 9 × 18/8, 18/8 10⁸, 9/4 ऑप्शन है, जी हाँ, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर लग रहा है, तो 14 का ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन अ बीम ऑफ वाइट लाइट पासिस थ्रू अ रीजन ऑफ वेरी फाइन डस्ट पार्टिकल्स, तो कलर कौन सा होगा? देखिए, तो ब्लू कलर, तो ये तो खैर आपको एनसीईआरटी की बुक में डायरेक्टली मिल जाएगा, डायरेक्टली लाइन लिखी हुई है। तो 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16, इसमें आपको रजिस्टर्स दिए हुए थे, बताना था कि किसका आंसर 1 आएगा, तो इसका आंसर देखिए 1 आएगा, और इसका आंसर भी 1 आएगा। कैसे? जब पैरेलल में रजिस्टर्स लगे होते हैं तो यहाँ पे 2/2 कर देंगे, यहाँ पे 3/3 कर देंगे, तो 1 आ जाएगा इसका आंसर। तो पहले का भी 1 आ रहा है और
दूसरे का भी 1 आ रहा है, तीसरे का 1 नहीं आएगा। देखिए तीसरे का ये बन रहा है 6 और ये भी बन रहा है 6, तो पैरेलल में बनेगा 6/2, 3 आएगा। और ये भी फोर्थ का भी नहीं आएगा, तो फर्स्ट और सेकंड का आंसर जो है वो आएगा हमारे पास 1। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकंड। असर्शन रीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर ऑल एरोबिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो ऑक्सीजन जो है एसेंशियल है सारे एरोबिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ के लिए। जी हाँ, ठीक है। फ्री ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन विद मोलिकुलर ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन। जी हाँ, ये भी ठीक है। फ्री ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन करते हैं मोलिकुलर ऑक्सीजन के साथ और ओजोन बनती है। दोनों अपनी अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन रीज़न असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जी हाँ, ठीक है ये भी, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं तो 2 डायरेक्शंस हो जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं होगी। असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, और रीज़न असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 18th का क्वेश्चन नंबर 19, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर सल्फाइड ओर्स कैनॉट टेक प्लेस विदाउट रोस्टिंग ऑफ वर। ठीक है, रोस्टिंग कन्वर्ट सल्फाइड ओर्स डायरेक्टली इनटू मेटल्स। जी नहीं, रोस्टिंग से पहले मेटल ऑक्साइड में कन्वर्जन होता है, तो इसका रीज़न गलत है। अगर रीज़न गलत है तो ये रहा ऑप्शन सी, रीज़न फॉल्स है, असर्शन ट्रू है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, ह्यूमन हार्ट में वेंट्रिकल्स की थिकर मस्कुलर वॉल्स होती है आर्ट्रियम से। जी हाँ, ट्रू है। वेंट्रिकल्स को पंप करना होता है ब्लड को पूरे वेरियस ऑर्गन्स में। जी हाँ, ये रीज़न है इसका। असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, और असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीज़न, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इसका 20 का। तो इधर सेक्शन ए जो अभी तक मैंने सॉल्व किया, फटाफट से जल्दी से मैं सेक्शन बी भी सॉल्व करके आपको जो है वीडियो अपलोड कर दी जाएगी आपके लिए। और सेक्शन ए को सॉल्व करने के बाद मैं कह सकता हूँ कि पेपर अभी तक तो ठीक है। कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल इजी टाइप के कह सकते हैं आप, बिल्कुल इजी भी नहीं कहेंगे, ठीक ठाक है, लेकिन 1-2 क्वेश्चंस थे जो थोड़े से आपको ट्रिकी लगे होंगे। तो अभी तक के हिसाब से पेपर ठीक रहा है। आगे सेक्शन बी और सी जल्दी हम सॉल्व करके आप तक पहुंचा देंगे।